हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज इस सेशन में आपके साथ डिस्कस करने वाले ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से जुड़े हुए सवाल जो कि पूछे गए थे आपके आरपीएससी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बीएडीएम के पेपर के अंदर। आज का जो डिस्कशन है वो आपका यूजीसी नेट कॉमर्स और मैनेजमेंट वालों के लिए भी बिल्कुल रिलेवेंट रहेगा और काफी नई चीजें सभी को सीखने को मिलेंगी। तो आइए फटाफट से इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप एबीएसटी ईएफएम बीएडीएम से आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जामिनेशन देने वाले हैं तो आपके लिए हमारे पास डिटेल्ड कोर्सेज है जिनको आप चेकआउट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट या फिर हमारी ऐप पे। कोई क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, नीचे नंबर आपको यहाँ पे दिया गया है। एंड ऐसे ही प्यारे दोस्तों, अगर आप यूजीसी नेट कॉमर्स मैनेजमेंट या फिर तैयारी कर रहे हैं पीजीटी कॉमर्स या असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स के लिए, तो भी हमारे पास डिफरेंट कोर्सेज है जिनको आप चेकआउट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट या ऐप पे। कोई क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, नीचे नंबर आपको यहाँ पे दिया गया है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास सवाल है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज अ मैनेजमेंट ऑफ। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर हम हमारे ह्यूमन रिसोर्स की मैनेजमेंट करने वाले हैं। मटेरियल, मार्केट, मैन पावर, मशीन, ये ऑप्शन आपको दिए और आप आसानी से टिक कर सकते हैं कि करेक्ट आंसर यहाँ पे बनने वाला है ऑप्शन नंबर 3, मैन पावर का। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट ऑब्जेक्ट इज। अभी कई सवाल मेरे को यहाँ पे लगते हैं उनकी इंग्लिश भी गड़बड़ है, इंग्लिश भी सही से फ्रेम्ड नहीं है। तो वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, इंप्रूविंग एफिशिएंसी, प्रमोटिंग हार्मोनियस इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ऑल ऑफ दी अबव। तो अगर वर्कर्स की मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन रहेगी तो आपको कहीं ना कहीं ये सारी चीजों में उनका कंट्रीब्यूशन दिखेगा। प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगी, ज्यादा एफिशिएंसी से काम करेंगे, अच्छे इंडस्ट्रियल रिलेशन भी बने रहेंगे। तो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दी अबव। फ्रॉम द फॉलोइंग वन टेक्निक ऑफ ट्रेनिंग इज। तो इनमें से कौन सी ट्रेनिंग की टेक्निक है वो आपको पहचाननी है। लेक्चर टेक्निक, डिस्क्रिप्टिव एवेल्युएशन टेक्निक, चेकलिस्ट टेक्निक और रेटिंग स्केल टेक्निक। सो माय डियर फ्रेंड्स, इनमें से आपकी जो ट्रेनिंग की टेक्निक बचती है ना, वो केवल ऑप्शन नंबर 1 में बचती है। लेक्चर जो है एक ट्रेनिंग का तरीका हो सकता है, बाकी आपके ट्रेनिंग के तरीके नहीं है। ये आप अपनी जॉब इवेल्युएशन वगैरह से जोड़ सकते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 का बनेगा। चलिए, अगला सवाल है, विच एक्टिविटी इज नॉट रिलेटेड विद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से कौन सी एक्टिविटी आपकी नहीं जुड़ी हुई है? लेबर वेलफेयर, ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज, काउंसलिंग, डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉइज। तो अगर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन रिसोर्स से जुड़ी हुई काफी एक्टिविटीज इसके अंदर आ जाएंगी। एम्प्लॉइज की डेवलपमेंट करना, उनको काउंसलिंग करना, उनका वेलफेयर, ये सब चीजें तो आएंगी आएंगी। अब ट्रेड यूनियन की जो एक्टिविटीज हो रही हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से आप लिंक तो कर सकते हो, बट बाकी जो ऑप्शंस दिए हुए हैं दे आर मोर रिलेटेड टू एचआरएम, और ये सेकेंड वाला इतना ज्यादा रिलेटेड नहीं है, और इसीलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 2। तो अगर ऐसे सवाल आते हैं तो आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को चूज करना होता है। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट एचआरएम इज रिलेटेड टू ओनली पर्सनल मैनेजमेंट, ओनली ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, परसेप्शन, बोथ 1 एंड 2। तो एचआरएम की बात करते हैं तो उसमें पर्सनल मैनेजमेंट तो आ ही जाएगा, बाकी सब चीजें भी आती हैं, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, ये सब इसके अंदर आ जाता है। तो 1 एंड 2 दोनों आ जाएंगे। करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 4, बोथ 1 एंड 2। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन दिया, जॉब डिस्क्रिप्शन इंक्लूड्स। जॉब डिस्क्रिप्शन आप दे रहे हैं तो उसके अंदर क्या चीज यहाँ पे आएगी? तो जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन ये दोनों अलग अलग होती है। जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर आप जॉब को डिस्क्राइब करते हो कि ये जॉब कैसी होगी, और जॉब स्पेसिफिकेशन में आप जॉब को जो करने वाला है उसकी स्पेसिफिकेशन बताते हो कि करने वाला कैसा होना चाहिए। तो अभी एजुकेशन जो है, ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस, ये सब चीजें आप जॉब स्पेसिफिकेशन से लिंक कर सकते हो, और जो जॉब लोकेशन आपके पास बचा उसे ही आप केवल जॉब डिस्क्रिप्शन से लिंक कर सकते हो। तो दैट इज व्हाई दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। चलिए, सवाल है, एचआरएम प्रोसेस इवेल्युएशन मॉडल डेवलप्ड बाय द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इज 4C मॉडल, 6C मॉडल, 4T मॉडल और 6T मॉडल। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने जो एचआरएम का मॉडल दिया हुआ है उसमें बात की जाती है 4Cs की। 4Cs आपके पास है, कमिटमेंट, कॉम्पिटेंस, कॉन्ग्रुएंस और कॉस्ट इफेक्टिवनेस। तो इसे 4Cs मॉडल भी कहा जाता है, और करेक्ट आंसर यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हो जाएगा। चलिए, तो यहां पे सवाल है, रियलिस्टिक जॉब प्रीव्यू प्रोवाइड्स। तो प्यारे दोस्तों, अगर रियलिस्टिक जॉब प्रीव्यू की बात करते हैं
तो अगर कोई आपका प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट है जिसको आप ऑर्गेनाइजेशन में जॉब देना चाहते हैं, तो पहले आप उसको ना जॉब का प्रीव्यू दे देते हैं कि जो आपकी जॉब रहेगी ना उसके अंदर ये सब चीजें रहेंगी। तो आप उसको पूरा चीजें दिखाते हैं कि ये काम आपको करने पड़ेंगे, ऐसा आपका पूरा एनवायरनमेंट रहेगा। आप उसे पूरा रियलिस्टिक तरीके से जॉब का एक प्रीव्यू दे देते हैं, आप उसको ट्रेलर दिखा देते हैं। जैसे पिक्चर से पहले आप ट्रेलर देखते हैं ना, और फिर डिसाइड करते हैं पिक्चर देखनी है कि नहीं देखनी। ऐसी एक जो प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट है उसको हम एक रियलिस्टिक जॉब प्रीव्यू यहाँ पे दिखा देते हैं, और उसके बेसिस पे कैंडिडेट एक बेहतर डिसीजन ले सकता है कि जॉब करनी है या नहीं करनी। तो इसके अंदर आपको पॉजिटिव नेगेटिव सारी जॉब की जानकारी मिल जाएगी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 4 कि बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव जॉब रिलेटेड इंफॉर्मेशन वुड बी प्रोवाइडेड हियर। चलिए तो प्यारे दोस्तों अगला सवाल है, द प्रिलिमिनरी इंटरव्यू इज ऑल्सो कॉल्ड एज। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है उसके अंदर आपका इनिशियल स्टेप रहता है प्रिलिमिनरी इंटरव्यू का। तो आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उस प्रोसेस से आप हर किसी को नहीं गुजरने को बोलते, आप प्रिलिमिनरी इंटरव्यू में ही कुछ जो बहुत ही अनडिजायरेबल से कैंडिडेट है उनको बाहर कर देते हैं। तो इसे और किस नाम से जानते हैं? सर्वे, कर्टसी इंटरव्यू, जॉब इंटरव्यू या फिर इवेल्युएशन इंटरव्यू। तो मुझे लगता है शायद आपको 2 और 4 में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, बट यहाँ पे करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 2 कर्टसी इंटरव्यू, क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर आप किसी का प्रिलिमिनरी इंटरव्यू ले रहे हैं तो कोई ऐसा पर्सन ले जो कि थोड़ा कर्टेसी से बिहेव करे। दैट पर्सन शुड बी पोलाइट, काइंड, कर्टियस एंड रिसेप्टिव। तो आपको बहुत ही ज्यादा ब्रूटल या इंपेशेंट नहीं बनना है, एकदम से किसी को डांट के नहीं भगा देना है। तो आपको पोलाइटली बातें करनी है और पोलाइटली ये प्रिलिमिनरी इंटरव्यू आपको कंडक्ट करने होते हैं, और इसीलिए इसे कर्टसी इंटरव्यू भी बोल दिया जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 का बनेगा। चलिए अगला सवाल है, द टर्म इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी इज एसोसिएटेड विद कलेक्टिव बार्गेनिंग, कॉपरेशन, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट और जॉब क्लासिफिकेशन। अब यहाँ ऑल ऑफ द अबव करके तो कुछ है नहीं है, अगर 4 की जगह ऑल ऑफ द अबव होता तो शायद हमें कंफ्यूजन होता, बट अभी ऑल ऑफ द अबव तो है नहीं। तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि आपके जो लोग हैं, आम जनता है, वो देश की गवर्नेंस के अंदर भागीदारी दे। और इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी की बात करेंगे तो आपके जो वर्कर्स हैं वो इंडस्ट्री के अंदर अपनी भागीदारी दें, तो वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट इसे आप बोल सकते हैं। तो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्रूटमेंट इज अ। तो रिक्रूटमेंट जो है उसके अंदर हम जो प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स हैं उनको मोटिवेट करते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अप्लाई करो, तो एक पॉजिटिव प्रोसेस है। इसके ऑपोजिट जो सिलेक्शन होता है उसमें हम अनडिजायरेबल कैंडिडेट्स को निकाल देते हैं, तो सिलेक्शन को नेगेटिव प्रोसेस बोला जाता है। तो रिक्रूटमेंट इज पॉजिटिव व्हाइल सिलेक्शन इज नेगेटिव। करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 2। चलिए तो यहां पे सवाल है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डज नॉट इंक्लूड। तो HRM में क्या नहीं आएगा? जॉब इवेल्युएशन आएगा, बिल्कुल आएगा। परफॉर्मेंस अप्रेजल भी आएगा। सेल प्रमोशन आएगा, नहीं, ये तो मार्केटिंग का पार्ट होता है। जॉब एनरिचमेंट भी आएगा। तो आप आसानी से एलिमिनेट कर सकते हो ऑप्शन नंबर 3 को, सो दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल है, फ्रॉम द फॉलोइंग मॉडर्न मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल इज। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे आपके जो ग्राफिक मेथड है, चेकलिस्ट मेथड है, ग्रेडिंग मेथड है, ये तो पुरानी है। असेसमेंट बाय रिजल्ट मेथड की बात की जा रही है, और ये थोड़ा सा कुछ नया सा नाम लग रहा है। हालांकि ज्यादा जानकारी तो इसकी कोई पब्लिक डोमेन में भी अवेलेबल नहीं है, बट रिजल्ट मेथड के अंदर ऐसा कुछ करते हैं कि हम ये चेक करते हैं कि इंप्लॉय जो है एक्चुअल में क्या रिजल्ट लेकर आ रहा है, जो इंप्लॉय की अकम्पलिशमेंट है उससे हमें क्या रिजल्ट देखने को मिल रहा है, ऐसा कुछ चेकिंग करते हैं। तो कुछ मॉडर्न सा तरीका है। बाकी 1 2 3 तो पक्का है कि पुराने हैं, तो आप इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके भी ऑप्शन 4 का आंसर मार्क कर सकते हैं। चलिए तो प्यारे दोस्तों अगला सवाल है, टाइप्स ऑफ इंटरव्यू आर अनसिस्टमेटिक इंटरव्यू, सिस्टमेटिक इंटरव्यू, स्टैंडर्डाइज्ड इंटरव्यू या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो इंटरव्यू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारी सिलेक्शन प्रोसेस का, और कई बार इंटरव्यू पूरे सिस्टमेटिक तरीके से लिए जाते हैं। आपका एक पूरा स्टैंडर्डाइज सेट ऑफ क्वेश्चन तैयार किया जाता है जो कि इंटरव्यू से पूछा जाएगा, और कई बार इंटरव्यू अनसिस्टमेटिक ढंग से लिए जाते हैं जिसमें कोई प्रॉपर सीक्वेंस नहीं होता, कोई प्रॉपर आप एक सिस्टम से नहीं चल रहे होते, आप अपने ढंग से सवालों को पूछते हैं और आपके जो कैंडिडेट है उनको चेक करते हैं। तो सभी आपके इंटरव्यू के टाइप्स हो सकते हैं। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ दीज। चलिए सवाल, इन विच सेंचुरी द इंपॉर्टेंट एंड ड्रास्टिक चेंजेस इन द एरियाज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ऐसा कई बार सवालों को पढ़ के लगता है कि सवाल थोड़े से ना अधूरे हैं, कुछ कंप्लीशन होना चाहिए सवालों का। चलिए फिलहाल ऑप्शंस है 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी, 18th सेंचुरी और 16th सेंचुरी।
तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर जो सबसे ज्यादा चेंजेस देखने को मिले वो हमें 20th सेंचुरी में देखने को मिले, और 20th सेंचुरी के अंदर इस पे काफी काम हुआ, काफी सारे लोगों ने अपनी इसके ऊपर अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस दी। तो 20th सेंचुरी जो है दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी की एरा इन द कंटेक्स्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 वुड बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, अकॉर्डिंग टू मैकफार्लैंड फॉर्म्स ऑफ इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट आर। तो आपका जो ह्यूमन रिसोर्स का डिपार्टमेंट है वो किस तरीके से इंटरनली ऑर्गेनाइज्ड हो सकता है? इंटीग्रेटेड डिपार्टमेंट हो सकता है कि वो इंटीग्रेटेड हो, आपके बाकी सभी डिपार्टमेंट्स के साथ भी प्रॉपर इंटीग्रेटेड हो। एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट बस एक एक्सटेंशन है, एक एक्सटेंशन की फॉर्म में डिपार्टमेंट बना दिया। स्टाफ कोऑर्डिनेटेड डिपार्टमेंट ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4 है। ये सारी बातें मैकफार्लैंड ने बोली थी, सभी तरीके से आपका एचआर डिपार्टमेंट का ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दी अबव। अगला सवाल है, बुक मैनेजिंग पर्सनल वाज रिटन बाय। अब ये सवाल ना एक बुक को लेकर आपसे पूछ रहा है, तो जितने भी आपके ऐसे बुक्स होते हैं, डेफिनेशंस होते हैं, उसको किसने लिखा, कौन सी डेफिनेशन किसने दी, ऐसे सवाल आपके स्टेट लेवल एग्जाम्स में काफी पूछे जा रहे हैं। और ये जो किताब है प्यारे दोस्तों, ये केल हून ने लिखी थी, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 का बनेगा। अगला सवाल है, मेन कंपोनेंट्स ऑफ जॉब एनालिसिस आर। तो प्यारे दोस्तों, जो जॉब एनालिसिस करते हैं ना, उससे हम दो चीजें निकालते हैं, एक निकालते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन और एक निकालते हैं जॉब स्पेसिफिकेशन। ये दो मेन कंपोनेंट होते हैं हमारी जॉब एनालिसिस के। तो करेक्ट आंसर यहां पे बनेगा ऑप्शन नंबर 2 का। अगला सवाल है, फर्स्ट स्टेप ऑफ जॉब एनालिसिस प्रोसेस इज। तो जॉब एनालिसिस का जो प्रोसेस होता है उसका यहां पे फर्स्ट स्टेप आपसे पूछ रहे हैं। प्रेजेंटेशन, प्रिपरेशन ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन, गैदरिंग ऑफ द फैक्चुअल मटेरियल, प्रिपरेशन ऑफ द जॉब स्पेसिफिकेशन। तो जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन तो लास्ट में आएंगे, ये शुरू में नहीं आएंगे। एनालिसिस प्रोसेस का पहला स्टेप रहेगा कि आप जॉब से जुड़ी हुई जो फैक्चुअल जानकारी है, जो फैक्चुअल मटेरियल है, आप उसे इकट्ठा करें। तो गैदरिंग ऑफ द फैक्चुअल मटेरियल जो है ना, वो यहाँ पे पहला स्टेप बनेगा जॉब एनालिसिस का। तो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 3। चलिए तो प्यारे दोस्तों, अगला सवाल है, कमेंसमेंट ऑफ द सिलेक्शन प्रोसीजर आर। अब फिर मेरे को इंग्लिश कुछ गड़बड़ लग रही है, लग रहा है कि सवाल पूछ रहे कि सिलेक्शन प्रोसीजर कहां से शुरू होता है, रिक्रूटमेंट, प्लेसमेंट, टेस्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स और प्रिलिमिनरी इंटरव्यू। अब वैसे तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो उसमें आप एप्लीकेशन फॉर्म्स और प्रिलिमिनरी इंटरव्यू को पहले लेते हैं, बट यहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट भी ऑप्शन में दे रखा है। तो सिलेक्शन से पहला काम होता है रिक्रूटमेंट, तो रिक्रूटमेंट के बाद ही आपका सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। और इन्होंने आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 का दिया है। थोड़ा सा हो सकता है आपको ऑड लगे, बट ये आंसर इन्होंने दिया है, तो दिस इज व्हाट वी हैव टू एक्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए सवाल है, एक्सटर्नल रिसोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट आर नॉट इंक्लूडेड। फिर मेरे को अधूरा सवाल लग रहा है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, प्रमोशन, पार्ट टाइम एम्प्लॉइज और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस। तो ये सवाल बेसिकली कह रहे हैं कि रिक्रूटमेंट के ना दो सोर्सेज होते हैं, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं कि इनमें से एक्सटर्नल कौन सा नहीं है, यानी कि कौन सा इंटरनल है, ये आपसे पूछ रहा है। तो प्रमोशन जो है उसके अंदर आपके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज को आप इस्तेमाल करते हो, उन्हीं को प्रमोट करते हो हायर लेवल पे, तो एक इंटरनल सोर्स बनेगा, और इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 का यहाँ पे बनेगा। चलिए सवाल है, सिलेक्शन पॉलिसी इज द पार्ट ऑफ विच कंपनी पॉलिसी। तो सिलेक्शन पॉलिसी जो है वो कंपनी की किस पॉलिसी के अंदर आएगी, एम्प्लॉयमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन या स्ट्रेटेजी। तो सिलेक्शन जो है वो आपका सीधे सीधे एम्प्लॉयमेंट से आप जोड़ सकते हो, और यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी ही बनेगा। चलिए सवाल है, फ्रॉम द फॉलोइंग नॉट इंक्लूडेड इन द टाइप्स ऑफ इंटरव्यू। तो इनमें से कौन सा एक टाइप ऑफ इंटरव्यू नहीं है? डिस्कशन इंटरव्यू, एग्जिट इंटरव्यू, प्लान इंटरव्यू और सिस्टम इंटरव्यू। अब देखो, एग्जिट इंटरव्यू तो होता है जब एम्प्लॉय एग्जिट करता है तो आप उससे पूछते हैं कुछ सवाल। प्लान इंटरव्यू आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ इंटरव्यू कर रहे हैं, और डिस्कशन इंटरव्यू और सिस्टम इंटरव्यू हमारे पास बचते हैं। अब डिस्कशन इंटरव्यू जो है उसके अंदर कुछ ग्रुप डिस्कशन वाला इंटरव्यू हो सकता है। सिस्टम इंटरव्यू हमारे पास टर्म नहीं होती, सिस्टमेटिक इंटरव्यू टर्म होती है। तो अभी ये जो टर्म है ना, इन्होंने सही से इस्तेमाल नहीं करी है, और इसीलिए मुझे लग रहा है इन्होंने आंसर ऑप्शन नंबर 4 का तभी बताया। इस सवाल का जो आंसर हमें मिला है दैट इज ऑप्शन नंबर 4, सिस्टम इंटरव्यू को इंटरव्यू का टाइप नहीं होता। अगला सवाल है, डिफेक्ट्स ऑफ इंटरव्यू इंक्लूड।
तो इंटरव्यू जो है एक फुल प्रूफ मेथड नहीं है, इसके अंदर भी कुछ खामियां कुछ डिफेक्ट होते हैं। कंडीशनड रिएक्शन, तो हो सकता है कि जिस कैंडिडेट का आप इंटरव्यू ले रहे हो उसके जो रिएक्शंस है वो एक्चुअल निकल कर ना आए, दे माइट बी कंडीशनड। वर्बल डिफिकल्टीज, अब कई लोगों को वर्बली अपनी बातें एक्सप्रेस करने में बहुत दिक्कत आती है और वो इंटरव्यू को सही से फेस नहीं कर पाते। ऐसी कुछ लोग इमोशनल हो जाते हैं इंटरव्यू के दौरान, नर्वस हो जाते हैं और सही से अपना बेस्ट नहीं दे पाते इंटरव्यू में। और ये सारे ही डिफेक्ट इंटरव्यू में देखने को मिल जाते हैं और करेक्ट आंसर इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव का यहां पे बन जाता है। अगला सवाल, स्ट्रॉन्ग एंड वोकेशनल इंटरेस्ट एंड ब्लैंक टेस्ट आर रिलेटेड टू इंटरेस्ट टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट और प्रोजेक्टिव टेस्ट। तो प्यारे दोस्तों, हमारे पास ना अलग अलग तरीके के सिलेक्शन टेस्ट होते हैं और उसमें से एक टेस्ट होता है इंटरेस्ट टेस्ट। इसमें हम ये चेक करना चाहते हैं कि एम्प्लॉय का कितना इंटरेस्ट है आपकी जॉब के अंदर। तो एम्प्लॉय के इंटरेस्ट को परखने की कोशिश करते हैं इसके अंदर। और ये जो आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग और वोकेशनल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, तो ये आपका इंटरेस्ट टेस्ट ही है बेसिकली, और इसीलिए आंसर ऑप्शन नंबर 1 इंटरेस्ट टेस्ट ही यहाँ पे बनेगा। मुझे लगता है सवाल थोड़ा सा और बेहतर फ्रेम होना चाहिए। अब स्ट्रॉन्ग एंड वोकेशनल इंटरेस्ट टेस्ट पूछ रहे हो किससे जुड़ा हुआ है, अब इसी के अंदर इंटरेस्ट टेस्ट आ रहा है तो इंटरेस्ट से ही जुड़ा होगा, तो आंसर तो ऑप्शन नंबर 1 ही बनेगा। तो सवाल मेरे हिसाब से और बेहतर फ्रेम हो सकता था। अगला सवाल है, एम्प्लॉय अपॉइंटेड बाय द अथॉरिटी फ्रॉम एग्जिस्टिंग जॉब टू द लोअर जॉब इज कॉल्ड। तो आप अपनी जॉब से नीचे लोअर जॉब की तरफ जा रहे तो इट इज गोइंग टू बी रेफर टू एज डिमोशन। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर यहां पे बनेगा। अगला सवाल, कैरियर प्लानिंग इज रिलेटेड टू। तो आप जो कैरियर की प्लानिंग करते हैं, तो आप ऐसी प्लानिंग करते हैं कि आपको किस तरीके से अपने कैरियर में आगे बढ़ना है, हायर लेवल पोजीशन पे जाना है। तो हायर लेवल पोजीशन को आप जोड़ सकते हैं कैरियर प्लानिंग से। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे भी कैरियर प्लानिंग को ज्यादा जो एम्फोसिस दिया जाता है वो ऊपर की पोजीशंस पे ही दिया जाता है, ऊपर के कैरियर्स को लेकर ही, ऊपर की जो आपकी पोजीशंस हैं उनको लेकर ही यहाँ पे आपके जो सक्सेशन प्लान्स है वो भी बनाए जाते हैं। और इसीलिए करेक्ट आंसर यहां पे आपका ऑप्शन नंबर 1 का ही बनेगा। अगला सवाल है, अ टेस्ट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसीजर फॉर कंपेयरिंग द बिहेवियर ऑफ 2 और मोर पर्संस डिफाइंड बाय। बताओ जी, ये डेफिनेशन किसने दी है। अब ये डेफिनेशंस वगैरह तो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए और जितनी भी डेफिनेशंस है वो आपको याद करनी चाहिए। और फिलहाल यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर है डेट इज क्रॉनबैक। ये डेफिनेशन आपको क्रॉनबैक ने दी है, तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेनिंग आर नॉट इंक्लूडेड। अब फिर मेरे को लग रहा है कि सवाल सही फ्रेम होना चाहिए था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेनिंग, ऐसा कुछ होना चाहिए था सवाल। पता नहीं कैसे इन्होंने बनाए हैं, इंग्लिश में इतना हाथ टाइट क्यों रखा है सवाल बनाते हुए। चलिए, ऑप्शन है मोटिवेशन, ग्रीवियंस, प्रोसीजर, फीडबैक और प्रैक्टिस। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपका जो ट्रेनिंग है, आप किसी इंप्लॉय को ट्रेनिंग वगैरह दे रहे हैं तो उसके अंदर आपको इंप्लॉय को मोटिवेट करना पड़ेगा ताकि वो और चीजें सीखे। आपको एम्प्लॉय से प्रैक्टिस भी करवानी पड़ेगी कि जो चीजें आप उसे ट्रेन करा रहे हैं उसमें उसको एक्चुअल में कर भी पा रहे कि नहीं कर पा रहा। और फीडबैक भी आएगा कि उसका जो ट्रेनिंग जो हमने उसको प्रोवाइड किया उसको लेकर एम्प्लॉय का क्या फीडबैक है, ये सारी चीजें तो आएंगी। ग्रीवियंस प्रोसीजर को यहाँ पे एलिमिनेट कर सकता है, तो ग्रीवियंस प्रोसीजर यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला सवाल, और यहां पे भी आपको एक डेफिनेशन दी हुई है, अ प्रमोशन इज अ रीअसाइनमेंट ऑफ द इंडिविजुअल टू अ जॉब ऑफ हायर रैंक हु गेव दिस स्टेटमेंट। तो ये आपकी जो स्टेटमेंट दी है ये डेल एस बीच ने दी है और इसीलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 का बनेगा। तो अगेन डेफिनेशंस जो भी आ रही है वो आपको याद करनी पड़ेंगी। चलिए, तो यहां पे सवाल है, लास्ट स्टेज ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल इज। तो आपकी जो परफॉर्मेंस अप्रेजल होती है कि आप जो आपके एम्प्लॉइज है उनकी परफॉर्मेंस को अप्रेज कर रहे हैं, तो उसका लास्ट स्टेप क्या रहेगा। पोटेंशियल अप्रेजल, अफेक्टिव सुपरविजन, परफॉर्मेंस काउंसलिंग और एम्प्लॉय मोरल। अब देखो, अगर आप किसी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस का अप्रेजल कर रहे हैं तो उसके अंदर आप उसका जो परफॉर्मेंस रहा ड्यूरिंग द ईयर उसे देखने वाले, उसके बेसिस पे आप कुछ कंक्लूजन निकालने वाले हैं और वो कंक्लूजन आपके जो एम्प्लॉय है उसके लिए रेलेवेंट होगा। आप अपने एम्प्लॉय को काउंसलिंग करेंगे कि कैसे वो अपनी परफॉर्मेंस को और ज्यादा बेहतर बना सकता है। तो लास्ट में आपका काउंसलिंग आना चाहिए और करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 ही बनेगा। तो हो सकता है कि आपने कोई परफॉर्मेंस अप्रेजल के स्टेजेस याद ना किए हों कि कौन सा पहला कौन सा लास्ट, बट आप लॉजिकली सोच के भी अपना आंसर यहाँ पे लगा सकते हो। तो ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा।
चलिए अगला सवाल है, अ गुड ट्रांसफर पॉलिसी शुड बी। अब मेरे को लगता है ना कि इन्होंने ना कुछ यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स छोड़े हुए हैं, कि सवाल भी थोड़ा सा जो क्वेश्चन है ना वो अधूरा अधूरा लग रहा है। अ गुड ट्रांसफर पॉलिसी शुड बी ऑन इंडक्शन, ह्यूमन वैल्यू, ओरिएंटेशन, प्लेसमेंट। अब इसका जो आंसर दिया ह्यूमन वैल्यूज दिया, तो चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट आप पूरी लाइन पढ़ो। अ गुड ट्रांसफर पॉलिसी शुड बी ह्यूमन वैल्यूज। अब ये लाइन बनी क्या, इस लाइन की कोई सेंस बनी क्या? बिल्कुल भी नहीं बन रही, बट ये आंसर इन्होंने दिया है। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर यहाँ पे दिया गया और ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो कुछ कहना तो ऐसा चाह रहे कि अच्छी ट्रांसफर पॉलिसी ह्यूमन वैल्यूज पे बेस्ड होनी चाहिए, तो चलो अच्छी बात है, बट आप क्वेश्चन भी तो बेहतरीन तरीके से फ्रेम करें तो और अच्छी बात हो जाएगी। अगला सवाल, नेगोशिएशन ऑफ लेबर कॉन्ट्रैक्ट बाय यूनियन एंड मैनेजमेंट इज रेफर्ड टू एज। तो यूनियन और मैनेजमेंट के बीच में जो लेबर कॉन्ट्रैक्ट को लेकर नेगोशिएशन चल रहा है उसे क्या बोला जाता है? तो उसे प्यारे दोस्तों यहाँ पे नाम दिया जाता है कलेक्टिव बार्गेनिंग का, कि आपकी जो यूनियन है और आपकी जो मैनेजमेंट है वो बार्गेनिंग कर रहे हैं, मिलकर नेगोशिएशन कर रहे हैं, और इसे कलेक्टिव बार्गेनिंग का नाम यहाँ पे दे दिया जाता है। सवाल है जी, द आउटसाइड पार्टी हु इज ब्रॉट इन टू सेटल अ डिस्प्यूट एंड अथॉरिटी टू मेक अ डिसीजन इज कॉल्ड। तो अगर आपको कोई डिस्प्यूट है उसके अंदर बाहर वाले को लेकर आते हैं, उस बाहर वाले को नाम दिया जाता है आर्बिट्रेटर का, और ये प्रोसेस को आर्बिट्रेशन बोला जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 का बनेगा। सवाल है जी, वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व्स। तो वेज और सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या क्या चीजें आ जाएंगी? वेज और सैलरी का सर्वे, जॉब इवेल्युएशन, इंसेंटिव। तो ये सारी चीजें आपकी वेज और सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी हुई है। तो कितनी वेजेस आपको जॉब के लिए देनी है वो जॉब इवेल्युएशन पे डिपेंड करेगा, और इंसेंटिव्स वगैरह भी सभी वेज और सैलरी के अंदर ही आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा। फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सेपरेशन। तो ये लिख देते ना, विच इज नॉट अ टाइप ऑफ सेपरेशन, या डैश ही डाल देते। सेपरेशन का इनमें से कौन सा टाइप नहीं है? ले ऑफ, रेजिग्नेशन, डिसमिसल और डिस्चार्ज, रेमेडियल ट्रांसफर्स। तो सेपरेशन की जब हम बात करते हैं तो आपका एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जा रहा है, तो हो सकता है वो ले ऑफ का केस हो सकता है रेजिग्नेशन का हो, डिसमिसल डिस्चार्ज भी हो सकता है, इसके अलावा डेथ भी है आपके पास सस्पेंशन भी है, रिट्रेंचमेंट भी है। पर रेमेडियल ट्रांसफर हमें नॉर्मली देखने को नहीं मिलता, और वैसे भी जो ट्रांसफर है उसके अंदर सेपरेशन तो नहीं होता। ट्रांसफर के अंदर तो आप एक एम्प्लॉय को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे ट्रांसफर कर देते हैं, तो इसके अंदर तो आप सेपरेशन कर ही नहीं रहे। तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4, रेमेडियल ट्रांसफर्स। चलिए अगला सवाल है, ड्रामेटिक रिडक्शन ऑफ मैन पावर इज कॉल्ड। तो आप एकदम से अपनी मैन पावर जो है उसे कम कर देते हैं, उसे क्या बोला जाता है? टर्मिनेशन, रिट्रेंचमेंट, राइट साइजिंग और रिटायरमेंट। तो प्यारे दोस्तों इसका जो मीनिंग है दैट इज रिट्रेंचमेंट। तो रिट्रेंचमेंट का मतलब होता है कि आप एकदम से अपनी जो मैन पावर है उसे हटा रहे हो, रिट्रेंचमेंट इसे बोला जाता है। सवाल है, सिलेक्शन इज द प्रोसेस इन विच कैंडिडेट्स फॉर एम्प्लॉइज आर डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, दोज हु आर ऑफर्ड एम्प्लॉयमेंट एंड दोज हु आर नॉट। हु सेड दिस? तो ये किसने स्टेटमेंट दी है, आपसे सीधा सीधा पूछ रहे हैं। और प्यारे दोस्तों ये जो आपकी स्टेटमेंट है ये आपको यॉर्डर ने दी है, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 का बनेगा। अगला सवाल है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब को डिस्क्राइब कर रहे हैं आप, जॉब का टाइटल आएगा, लोकेशन आएगा, उसकी ड्यूटीज आएंगी, पर जजमेंट इसके अंदर नहीं आएगा। जजमेंट जो है वो जॉब को करने वाले के लिए आपको एक स्पेसिफिकेशन रखना है, तो दैट इज गोइंग टू बी मोर पार्ट ऑफ जॉब स्पेसिफिकेशन एंड नॉट जॉब डिस्क्रिप्शन, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहां पे आपका ऑप्शन नंबर 3 का बनेगा। इंडक्शन रेफर्स टू। तो ऑर्गेनाइजेशन में कोई नया पर्सन आता है तो उसकी इंडक्शन की जाती है, यानी कि उसे इंट्रोड्यूस किया जाता है आपके ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर से, आपके लोगों से। तो इसे जो है आप मैच कर सकते हैं आपके ऑप्शन नंबर 3 से, इंट्रोड्यूसिंग एम्प्लॉयज टू द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड सिचुएशन से। तो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 3। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कंसिस्ट ऑफ। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में क्या क्या चीजें आएंगी? परफॉर्मेंस अप्रेजल, ट्रेनिंग, कैरियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। तो ह्यूमन रिसोर्स से ये सारी चीजें जुड़ी हुई है, उनकी डेवलपमेंट से ही सारी चीजें जुड़ी हुई है। तो करेक्ट आंसर वुड इंक्लूड ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन 4 वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। व्हाट इज द ऑपरेटिंग फंक्शन ऑफ एचआरएम? तो प्यारे दोस्तों आपके जो एचआरएम है ना उसके 3 तरीके के फंक्शन होते हैं। एक आपके होते हैं मैनेजरियल फंक्शन। तो मैनेजरियल फंक्शन में आपके प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग आ जाते हैं।
जैसे आप ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग यहाँ पे देख रहे हो, दे आर ऑल मैनेजरियल फंक्शन। ऑपरेटिव फंक्शन यानी कि जो कोर एचआर का काम है वो इसके अंदर आएगा। तो आप इंटीग्रेटिंग को इससे जोड़ सकते हो कि एचआर का ये की रोल है कि उसे इंटीग्रेट करना है पूरी ऑर्गेनाइजेशन को। एडवाइजरी होता है कि एडवाइस वगैरह देता है टॉप मैनेजमेंट को एचआरएम का फंक्शन। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। सवाल है कंपनसेशन मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ। तो कंपनसेशन मैनेजमेंट में आपके इंसेंटिव्स भी आ जाएंगे, वेजेस, सैलरी भी आ जाएगी और फ्रिंज बेनिफिट्स भी आ जाएंगे। तो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन 4 ऑल ऑफ दीज। चलिए अगला सवाल, ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट एग्जामिन ईच एम्प्लॉइज स्किल एंड। तो अगर हम ह्यूमन रिसोर्स का ऑडिट कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि हमारे एम्प्लॉइज के क्या स्किल्स हैं और क्या उनकी एबिलिटीज हैं। प्रॉपर्टी, एविडेंस और लाइफ तो आप आसानी से काट सकते हैं। तो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल है परफॉर्मेंस अप्रेजल इंक्लूड्स। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल में क्या आएगा? चेक रिव्यूज डन बाय द सुपरवाइजर, reviews his performance in relation to the objectives and other behaviors, promote employees for self appraisal, all of the above। तो इस सारे ऑप्शंस को ना आप परफॉर्मेंस अप्रेजल से जोड़ सकते हो सकता है आपको कई ऑप्शन में कुछ ग्रामेटिकल एरर लग रहे हो, सेंस ना बन रही हो प्रॉपर, बट सभी परफॉर्मेंस अप्रेजल से आप जोड़ सकते हो कि आपके सुपरवाइजर जो आपका रिव्यू कर रहे हैं, सेल्फ अप्रेजल भी इसके अंदर आ जाएगा, आपकी परफॉर्मेंस का रिव्यू किया जाता है ऑब्जेक्टिव के रिलेशन में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ दी अबव ही बनेगा। चलिए अगला सवाल है चैलेंजेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन इंडियन पर्सपेक्टिव आर। तो इंडियन कंटेक्स्ट में एचआरएम के अंदर क्या क्या चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं? मिक्सिंग वर्कफोर्स। तो हमारी वर्कफोर्स मिक्स्ड है, यानी कि इसके अंदर अलग अलग तरीके के लोग हैं, अलग अलग कल्चर से आए हुए लोग हैं। चेंजेस इन द पर्सनल वैल्यूज ऑफ द वर्कफोर्स। तो अलग अलग वर्कर्स है और उनकी अलग अलग वैल्यूज भी होंगी और वो वैल्यूज आपकी चेंज भी होती जा रही है। चेंजिंग लेवल ऑफ द प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन के लेवल में भी चेंजेस आते जा रहे हैं। तो सभी को आप लिंक कर सकते हो एचआरएम के चैलेंजेस से। तो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ दी अबव। अगला सवाल, आइडेंटिफाई द मेजर एक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन के अंदर आपके एम्प्लॉइज आएंगे, आपकी मैनेजमेंट भी आएगी और आपकी गवर्नमेंट भी आ जाएगी। तो करेक्ट आंसर वुड इंक्लूड ऑप्शन नंबर ऑल ऑफ दीज, सो इट वुड बी ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ दी अबव। The function of attracting, acquiring and inducting human resources in an organization is called। तो अभी इसे क्या बोला जाता है? सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट, स्टाफिंग, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट। तो एक बहुत ही वाइड डेफिनेशन दे रखी है कि हम अट्रैक्ट करते हैं, फिर उनको एक्वायर भी कर लेते हैं, सिलेक्ट भी कर लेते हैं और फिर उनका इंडक्शन भी कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना आपके स्टाफिंग के अंदर आ जाती है, क्योंकि स्टाफिंग एक ब्रॉड टर्म यहाँ पे हो गया, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन काफी स्पेसिफिक हो गए। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर बनेगा। स्टाफिंग के अंदर आपका अट्रैक्टिंग भी आ जाएगा, एक्वायरिंग भी आ जाएगा और इंडक्टिंग भी आ जाएगा। अगला सवाल है जी, द वर्ल्ड ऑफ लेबर बुक रिटन बाय। तो ये बुक किसने लिखी है आपसे पूछ रहा है। ये बुक आपकी जीडीएच कोल ने लिखी है। तो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 4। ट्रेड यूनियंस आर वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द वर्कर्स फॉर्म्ड टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट्स बाय कलेक्टिव एक्शन। ये डेफिनेशन किसने दी है? अब जितनी भी डेफिनेशन है याद तो रखनी पड़ेगी। ये डेफिनेशन आपकी वीवी गिरी ने दी है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 का बन जाएगा। सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, ये था हमारा डिस्कशन आरपीएससी के प्रीवियस ईयर सवालों के ऊपर। कुछ सवाल आसान थे, कुछ थोड़े से टेढ़े थे, बट आई होप ऑन द होल आपको डिस्कशन अच्छा लगा होगा, आपको सवाल समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक रिक्वेस्ट है आपसे कि इस वीडियो को जरूर लाइक कर ले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसे और क्लासेस भी मिलते रहे। आज के लिए इस सेशन में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।